अस्सलाम वालेकुम। आई वालेकुम अस्सलाम। ओके। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। गुड, नाइस। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल आप सब लोगों का? रोज़ा कैसा रहा? सबको मेरे ख्याल से आई एम श्योर आवाज़ आ रही होगी। जी, 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 वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है आवाज़ आपकी। तो थोड़ा वेट करें या स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम फिर वो 1 घंटे का ही है, तो 5 मिनट 7 पहले ही हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता हाँ आहिस्ता ज्वाइन करेंगे। जी, क्या कह रही हैं आप? ज्वाइन करें? हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग होगी ना। जी, इंशाल्लाह। हम्म। चलें, ये छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें देखें, अपने सब मोबाइल पे कितने चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये दरख्त है, ये क्या चीज़ है? थोड़ी सी देर के लिए इसको जूम करके देखें। टाइप कर दें किसको कितने नज़र आए जल्दी से। अगर नहीं भी नज़र आ रहे तो बाद में ये सेंड कर दूंगी, फिर इसमें देख लीजिएगा। जिसको जितने नज़र आ रहे हैं वो टाइप कर दें, सिर्फ नंबर टाइप करना है। ओके, ओके। शायद ये स्लाइड के का भी वो इशू है कि इतनी विजिबल नहीं है। जी, किसी ने 5, अब्दुल्ला 5, 6, जनीता 5, चले गुड। रईला 2, फारूक 2, ग्रेट। अलिशबा 3, डॉक्टर समरा 8, ग्रेट, वंडरफुल। चलें अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइड का भी इशू हो सकता है कि इतना वो विजिबल ना हो। तो कोई नहीं, मैं दोबारा भेजूंगी, उसमें देख लीजिएगा। ये देखिए, काउंट कीजिए कितने हैं। अब ज़रा आप फोकस से देखेंगे, ज़रा जूम करके देखें, अपने अपने मोबाइल में नज़र आएंगे आपको। जी, विजिबल है। हाँ, अब दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं ना? बस इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस भी करेंगे। परसेप्शन होती है, रियलिटी क्या होती है और परसेप्शन क्या होती है, तो इंशाल्लाह चलेंगे साथ साथ इन चीज़ों को लेके। अब ये देखें, ये भी, इनमें भी देखें दोनों तरफ से परसेप्शन क्या है। एक तरफ से हमें क्या नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ से क्या नज़र आ रहा है। आप एग्री करते हैं हमारी परसेप्शन का बड़ा हाथ होता है। हाँ बिल्कुल। ये हमारे माइंड की जो इल्यूजन होती है, हमारी परसेप्शन होती है, सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी होती है। खुद से जो एक एक सिर्फ वर्ड होता है, स्टोरी हम खुद बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, और इसमें ये देखें, एक तरफ से हमें जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें लगता है कि ये इसके ऊपर जो है ना जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ देखें, वो कैरी कर रहे हैं जो भी ये पर्ट्स होते हैं ना, जैसे कैट है, तो उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो एक स्किन ऐसी रखी है, वो लूज़, यहाँ से ये पकड़ के लेके जाते हैं और कैरी करते हैं और इनको तकलीफ नहीं होती। आज से जो भी हम सीखने कहीं भी जाएं, तो जो लर्निंग का मोड है, जो हमारा एटीट्यूड है, तो उसमें अटेंटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना, तभी हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। जो हमारी जजमेंट और क्रिटिसिज्म होती हैं उनको छोड़ देना, तभी हम सीख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें मुझसे ज़्यादा पता हों, लेकिन कोई भी नई चीज़ हम जब सीखते हैं तो उसमें जब हम ये सारी जजमेंट और क्रिटिसिज्म छोड़ देंगे एक साइड पे, एक तरह से एक हमारा फिल्टर का ढक्कन होता है, जब उसको हटा देते हैं तो चीज़ों को हम इजीली परसीव करते हैं। और नई चीज़ों को सीखना चाहिए और बिल्कुल डिस्कवर करना चाहिए। हमें मिस्टेक्स कर सकते हैं, इन ह्यूमन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक भी कर सकता है, इसलिए हमें कुछ भी चीज़ें सीखने में, कोई भी चीज़ जो लर्न कर रहे हैं, तो उसमें हमें मिस्टेक्स को ये एज आ शेम नहीं लेना चाहिए। मिस्टेक्स इंसान की ज़िंदगी का और इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा है बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ भी चीज़ हमने सीखनी है, जो कुछ हमने लर्न करना है, उसके लिए एक रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी जाके वो स्किल बनती हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कुछ होती हैं हमारे कंट्रोल में। हम सारी ज़िंदगी उन चीज़ों के पीछे फोकस करते हैं। एक्चुअली जो रिसर्च है, जो साइकोलॉजिस्ट ने, जो माइंड साइंसेज ने जिस चीज़ पे बात की है, वो है कि जिधर हमारा फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी जाती है। तो
अब होता ही है कि हमें जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम उन पे फोकस नहीं करते, जो नहीं चाहिए होती उन पे फोकस करते हैं। तो इस तरह जो एनर्जी हमारी है ना, अगर हमारे पास एनर्जी सपोज एक मेटाफोरिकली 10 kg है, तो वो मैं 10 kg अगर सारी डिफेंस में लगा दूं और ऐसी चीज़ों यूजलेस पे लगा दूंगी, तो मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें उसके लिए तो 2 kg बचेगी, फिर तो वो हम नहीं कर सकते जो करना चाहिए। तो ज़्यादा चीज़ें, अब फोकस हमारा उस चीज़ पे हो जो मेरे कंट्रोल में है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उससे हमने फोकस हटाना। मेरे कंट्रोल में है कि बाउंड्रीज सेट करना, वो मेरी अपनी लाइफ की बाउंड्रीज भी हैं, रिलेशनशिप की बाउंड्रीज भी हैं, हर मेरे जॉब के अंदर भी हर जगह पे जो है ना वो मेरी बाउंड्रीज, एक दफ़ा एक बाउंड्रीज सेट होती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। फिर मैं अपने आप को क्या एनर्जी देती हूँ, मेरे अपने बारे में क्या फीलिंग्स हैं, मेरे अपने बारे में कोर बिलीव क्या हैं, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये मेरी इख्तियार में है। मेरी थॉट्स क्या हैं, मेरे एक्शंस क्या हैं, वो मेरे इख्तियार में। हाउ आई स्पीक माई सेल्फ, मैं अपने आप से कैसा बोलती हूँ, मैं अपने आप को वर्थफुल समझती हूँ या फिर मैं अपने आप को वर्थलेस समझती हूँ। फिर मेरे गोल जो मैं सेट करती हूँ वो मेरे इख्तियार में। हाउ आई हैंडल माई चैलेंजेस, जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं वो मेरे इख्तियार में। अब ये सर्कल जो है, ये वाला सर्कल मेरे इख्तियार में। अब मुझे सारा फोकस, मेरी सारी एनर्जी इस पे जो है ना वो फोकस होना चाहिए और सर्व करनी चाहिए कि जितना मैं अपने ऊपर माई कंट्रोल पे फोकस रखूंगी उतना ही मैं ज़्यादा सक्सेस होंगी। आउट ऑफ माई कंट्रोल में अक्सर हमें जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं उस पर हमारा फोकस होता है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, आज तक तो ये चीज़ किसी ने, इंसान एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन उसको नई स्टोरी चाहिए होती है, उसको ये नहीं होता कि दूसरे क्या कर रहे। इसलिए हमें ये कभी भी अपनी लाइफ में ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। मेरे गोल सेट में अगर कोई कुछ सोचता है तो उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरे चैलेंजेस हैं उनको मैं डील कर रही हूँ, तो लोग मेरे उसके बारे में क्या सोचेंगे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हाउ दूसरे अपने केयर कैसे करते हैं, सम टाइम हम ये भी दूसरों की भी टेंशन लेके परेशान हो रहे होते हैं, वो चाहे अपने करीबी रिश्तेदार हों, दोस्त हों, हम ये सोच रहे होते हैं कि वो अपनी केयर नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते, ये भी उनका अपना काम है, उसकी भी टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसका भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका हमारे पे कोई हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है। दूसरे लोग क्या करते हैं मेरे साथ, इसकी भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर जो भी मैं काम करती हूँ तो फ्यूचर का जो रिजल्ट है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। इसलिए जो मेरा काम है मैंने एफर्ट करनी है, मैंने उस पर हार्ड वर्किंग करनी है, तो जो मेरे इख्तियार में है मैं वो करूँगी, जो रिजल्ट है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। इसलिए रिजल्ट जो फ्यूचर जो है वो मैं अपने सुप्रीम जो अल्लाह ताला उस पर छोड़ देना है। जो मेरा रिजल्ट आ रहा वो मुझे नहीं, जो पास्ट में गुजर चुका है उसमें से कोई चीज़ मैं नहीं ले सकती। एक हम रिफ्रेम कर सकते हैं, उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं कि इसमें क्या ऐसा पॉजिटिव था जो जिससे मैं अपने आप को रिफ्रेम करूं, कोई नई स्ट्रेटजी लगाऊं कि अब जो है ना पहले जैसा रिजल्ट नहीं आया। अदरवाइज पास्ट जो एक वर्चुअली, फिजिकली तो हम प्रेजेंट में होते हैं और वर्चुअली हम उसके साथ अटैच होते हैं पास्ट के साथ, तो पास्ट को उसकी मेमोरी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर उसके साथ जुड़े इमोशन हम छोड़ देंगे तो पास्ट हमें तकलीफ नहीं देगा। दूसरों के ओपिनियंस वो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरों के एक्शन जो हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तब जाके हम जो है ना हेल्दी। चेंज कैसे होता है, हम में से सब मोस्टली बहुत कोशिश करते हैं कि लाइफ में चेंज है, तो चेंज जो है वो एक्चुअल जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है, हमारी जो ब्रेन है वो किस तरीके से समझता है। जैसे हम बाकी चीज़ें सीखते हैं तो हमारा अपना ये दिमाग जो है, ये कंप्यूटर है, ये एक मशीन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके साथ हमने कैसे बात करनी, ये कैसे समझता है, किन लफ्ज़ों में समझता है, किस तरह से इसकी टोनैलिटी को कैसे समझता है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझता है। ये जब सारी चीज़ें हमारी समझ में होंगी तो हमारा अपने साथ रिलेशन, अपने इर्द गिर्द के साथ रिलेशन और हमारी कम्युनिकेशन और हमारा लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। तो चेंज हमारे जो कॉन्शियस में है, कॉन्शियस में चेंज नहीं होती, चेंज डीप रूटेड में होती है। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करती हूँ, लेट मी क्वेश्चन, अगर आप को फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट्स पे काम करना है या फ्रूट्स पे काम करना है? प्लीज़ टाइप कर दें कि किस पे काम होगा। अगर हमें फ्रूट अच्छे चाहिए तो फ्रूट के ऊपर काम करेंगे या रूट के ऊपर काम करेंगे? गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। जनीता ने लिखा रूट्स, शाजिल रूट्स, वेल डन, ग्रेट। तो
बिल्कुल ठीक। हमने अगर फ्रूट चाहिए तो रूट्स पे काम करेंगे, तो हमने अपने अंदर जब चेंज लाना है तो हमारी अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है उस पे काम होगा, हमारे सब कॉन्शियस पे काम होगा। कॉन्शियस पे हम कहते हैं हमने चेंज होना, रोज़ बात करते हैं लेकिन हम चेंज नहीं हो सकते। एक्चुअल जो सारी हमारी रूट जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में होती हैं, और जब तक सब कॉन्शियस में हमारी बॉडी के एक एक सेल्स में वो इम्बेड हुई होती हैं, तो अगर वहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे तो चेंज मुश्किल है। मोटिवेशनल लेक्चर जितने मर्जी हम सुन लें, जितना कुछ कर लें, वो थोड़ी देर के लिए जो है ना हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो हमने हैबिट्स जो खुद को चेंज करना होता है डीप रूटेड है। सबसे पहले आइडिया है, फिर थॉट्स हैं, फिर फीलिंग्स हैं, फिर प्लान है, फिर हैबिट्स हैं, फिर कमिटमेंट है, लाइफस्टाइल है, और फिर चेंज है। अब देखिए कहाँ जाके जो रूटेड चीज़ है वहाँ पे हमने चेंज लाना है, और जाके आउटर साइड पे चेंज आएगा। तो सबसे पहले रूट पे काम होगा, और फिर तभी हम खुद पे और दूसरों को चेंज कर सकेंगे। हमारा ये NLP एक न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये कम्युनिकेशन मॉडल है। हमारा दिमाग किस 5 सेंसेस के ऊपर काम करता है, तो 5 सेंसेस क्या करती हैं, जो 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पर सेकंड जो है ना वो हमारे दिमाग में प्रोसेस हो रही होती हैं। वो कहाँ से जाती हैं, विजुअल से जाती हैं, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, टच करते हैं, सूंघते हैं, और टेस्ट से। तो ये आगे जाके हमारे दिमाग में ये फिल्टर हैं, इसको डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। ये फिल्टर कब बनते हैं, जब बच्चा छोटा होता है और 7 साल तक जो उसकी पर्सनैलिटी बनती है, तो ये जो फिल्टर हैं उसके फिल्टर लग जाते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें ये सुनी होंगी कि जो बच्चा है वो 7 साल तक उसकी बिल्कुल ऐसे स्पंज की तरह होता है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान ही जो पहली स्टेज होती है जिसमें पर्सनैलिटी बनती है, वहाँ पे जो फिल्टर लगते हैं, फिल्टर किस चीज़ के होते हैं, बिलीव्स के, वैल्यूज़ के, लैंग्वेज के, मेटा प्रोग्राम के, एटीट्यूड्स के, मेमोरीज के और डिसीजन के। ये इनसे प्रोसेस हो के कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से आई है तो वो इनसे प्रोसेस हो के तो इंटरनल जाएगी। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग पिक्चर्स में, साउंड में, फीलिंग्स में, स्मेल में और टेस्ट में बात करता है। वहाँ जाके ये पिक्चर्स बनती हैं, वो पिक्चर्स कलरफुल बनती हैं, ब्राइट बनती हैं। जो चीज़ ब्राइट कलरफुल साउंड के साथ चीज़ हमने दिमाग में रखी होगी, जिसके साथ इमोशन जोड़ेंगे, वो दिमाग उसको समझता है, बड़ा करके रखता है और उस पर फोकस करता है। उसको लगता है कि ये चीज़ जो है ना काम की और इसे मैंने रखना है। तो जो चीज़ें हमने नहीं रखनी हो अपने माइंड में तो उनको छोटा करें, उनको ब्लर करें, उनको लेट गो करें। फिर जब ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी गई, इनसे क्रॉस होके गई, तो यहाँ पे जाके इंटरनल स्टेट बनी, स्टेट से फिजियोलॉजी जो केमिकल रिलीज हुई, जो केमिस्ट्री हुई, उसके बाद बिहेवियर बना और फिर रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान टोटली वो ऐसा नहीं होता। उसका जो बिहेवियर है वो उसकी एक स्टेट हो सकती है, वो उसकी कोई इमोशनल स्टेट उसकी सैड भी हो सकती है, हैप्पी इमोशन भी हो सकता है, रिग्रेट का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जब हम समझेंगे तो हम खुद को अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं। अब बिलीफ सिस्टम और सारी चीज़ें ये कि अगर सपोज 3 दोस्त खिड़की से बाहर देख रहे हैं और वेदर बड़ा अच्छा है, तो उनमें से एक तीनों दोस्त से बात की जाए तो वो डिफरेंट तीनों अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। कोई कहेगा बड़ा सैड वेदर है बाहर, कोई कहेगा रोमांटिक है, कोई कहेगा आज बड़ा ही कूल वेदर है। अब ये सारे तीनों के क्यों डिफरेंट है, वेदर तो एक था, उसमें डिफरेंस ये है जो फिल्टर लगे, जो वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम के। अब जो उनके अंदर पहले से जो एक्सपीरियंस और मेमोरी मौजूद है उसके बेस पे वो एक ही मौसम को डिसीजन करते हैं। तो ये चीज़ें कि अगर किसी के साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है तो उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब उसके साथ किसी ने अच्छा किया तो वो उसे ऐसे ही परसीव करेगा और उसकी इंटरनल स्टेट, फिजियोलॉजी और बिहेवियर ऐसे बनेगा। सपोज ज़िंदगी में किसी के साथ बचपन में कहीं लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जो उसका एक्सपीरियंस बना, उसका जो नॉलेज बन गया कि लोग अच्छे नहीं होते, लोग ज़्यादातर झूठे होते। अब वो यहाँ से प्रोसेस करेगा, उसके साथ कोई अगर बंदा अच्छा भी है और उसके साथ अच्छा रवैया भी किया, लेकिन उसके जो फिल्टर हैं ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा था, ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो रहा था। तो वो यहाँ से फिल्टर से क्रॉस होके तो यहाँ चीज़ें जाती है। अब आगे इंशाल्लाह मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी जिसमें आपका डिलीट, डिस्टॉर्शन और जर्नलाइजेशन आप चेक करेंगे। उसको एक सिनेरियो है और उस सिनेरियो को आप टिक करेंगे, उससे आप अपने खुद के जो है ना ये फिल्टर चेक कर लीजिएगा कि किसके कौन से फिल्टर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं।
तो ये जो हमने बिलीफ सिस्टम लिया होता है, हमारे 3 ई होते हैं, इन्वायरमेंट से, एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से। तो अब जो हमारे 3 फिल्टर लगे इन तीनों चीज़ों से, 3 ई से, तो उसमें भी हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारी जो कम्युनिटी थी, हमारी जो एजुकेशन थी, उनके पास जितना नॉलेज था, जितना इकोनॉमिकल रिसोर्स थे, उनके पास जितनी कैपेबिलिटी थी, उन्होंने वो हमें दिए, बिलीफ सिस्टम दिए, वैल्यूज़ दी, लैंग्वेज दी, एटीट्यूड्स, मेटाफोर, सब कुछ दिए। अब जब हम कॉन्शियसली 12 साल के बाद प्री कॉग्निशन, जब हमारा जो अक्ल वाला, शऊर वाला दिमाग डेवलप हो जाता है, तो उस पे हमें उसी की जो 5% की खिड़की है, उसी का हमसे सवाल होना है। तो हमने शऊरी तौर पे चीज़ें देखनी है कि जो चीज़ें पहले हमें हमारे माशरे से, हमारे पेरेंट्स से जो चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है, उनके साथ उनसे हमें कोई अनाइड नहीं होना कि उन्होंने हमें सही नहीं दिया। उनके पास जो चीज़ें थी, उनके पेरेंट्स ने उनकी जो 3E थी, उनसे जहाँ से जो चीज़ें उनके पास थी, उन्होंने उनको दी, उन्होंने फिर हमें ट्रांसफ़र की। अब हमारा काम है कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, सही क्या है और गलत क्या है, और इन फिल्टर को हटा के जो बायस है, आगे थोड़ा सा कॉग्निटिव बायस का भी जिक्र आएगा, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। अब ये NLP मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर है, ये वही चीज़ है जो मैंने पहले बता दिया है। 5 सेंसेस से हमने इंफॉर्मेशन ली, एक्सटर्नली जो 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड जाती हैं, ये फिल्टर हैं, वही टाइम, स्पेस, एनर्जी, डिसीजन, मेमोरी, लैंग्वेज, वैल्यूज़, मेटा प्रोग्राम, एटीट्यूड, ये सारे ने उस पर इफेक्ट डाला। कोई भी इंफॉर्मेशन है, फिर जाके अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी, स्टेट बनी, फिजियोलॉजी हुई, फिर बिहेवियर बना। अब इस मॉडल में देखिए, हमारा जो माइंड है, इस दुनिया में जो ये दुनिया, जो ये वाला हमारी दुनिया, इस दुनिया में हम कॉन्शियसली बहुत कम सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब कॉन्शियसली, हम हैबिट्स माइंड के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, मुख्तलिफ थ्योरीज है जिन्होंने मुख्तलिफ बताया, ये डॉक्टर जॉन कैपासोनियन मॉडल है। इसके तहत जो है 12% हमारा कॉन्शियस होता है, जिसमें हमारी एनालिसिस हम करते हैं उस कॉन्शियस से, थिंकिंग और प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब क्रिटिकल माइंड जो होता है, जो एक गेट है हमारे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान, तो हमारी बाकी जो 88% जो माइंड है, वो उसमें क्या चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, हैबिट्स होते हैं, रिलेशनशिप पैटर्न होता है, एडिक्शंस होती हैं, और इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल, जैसे सोना, जागना, खाना, दिल की हरकत, ये सारी इनवॉलेंटरी है। डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो हमारी आदत, हैबिट्स बनी, वैल्यूज आई, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस में होता है, और इंट्यूशन होती है। अब हमारे कॉन्शियस में देखें कितनी कम चीज़ें, हम कॉन्शियसली कोशिश करते हैं खुद को चेंज करना, नई चीज़ लर्न करना, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कैसे क्रिटिकल बैरियर हम खुद का भी क्रॉस करके, तो चेंज हमारे यहाँ आएगी, लर्न करेंगे, हैबिट यहाँ आएगी। उस लर्न करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ मेटा मॉडल यूज़ होते हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ होती है, और रेपिटेशन से जो है ये क्रिटिकल बैरियर खुलता है। जी, जब भी हमने कोई चीज़ सीखी है पास्ट में, तो हमने रेपिटेशन से सीखी, तो रेपिटेशंस के साथ ये खुला, और हमारी हैबिट और सारी जो चीज़ हमने लर्न की, वो इस जगह सबकॉन्शियस में पहुंच गई। कॉन्शियस माइंड देखें, ये आइसबर्ग की तरह बहुत कम है। कुछ कहते हैं 3% है, कुछ ने 5% कहा है, और कुछ ने जो है इसको वही अभी जो 8% का, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं, हमने यहाँ पे काम करना है। वही जो मैंने पहले कहा कि हमने अगर फ्रूट अच्छा चाहिए, तो हमने रूट्स पे काम करना, तो खुद को हमने अपने चेंज करना है, तो हमने सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम करना, उसके लिए कमिटमेंट है, उसके लिए कंसिस्टेंसी है, तभी हम कुछ चेंज कर सकेंगे। वही जो तरीके बताएं कि किस तरह से सब हमारा क्रिटिकल बैरियर ओपन हो सकता है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अब खुद को जानना, अपने किड्स को जानना और नर्चर करना, जिस तरह की नेचर है, इसमें हमें खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। हमारे अपने इमोशंस हमें पता होंगे, तो हम अपने साथ डीलिंग, दूसरों के साथ रिलेशनशिप, और हमारा मतलब हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, तीनों में हम बहुत सक्सेस होंगे। बच्चे जो किड्स होते हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको बनाया, उनकी जो नेचर है, अगर हम उनको समझ के उनकी नर्चरिंग करें, जिस तरह
तरह से एक बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसको पहले हम लेफ्ट हैंड से लिखना सिखाएं, फिर राइट से सिखाएं। राइट से भी वो लिख लेगा, अगर कोई बंदा राइट से लिखता है तो वो लेफ्ट से लिख सकता है, अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो ये काम हो सकता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो वो उनकी रीडिंग अच्छी होती है लेकिन वो स्पीकिंग में अच्छे नहीं होते, ये थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ब्रीफ करूंगी, तो उनको हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, उनको जो उनकी नेचर है, उनको जो बोलने वाले बच्चे उनको पहले बोलना सिखाना है ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जाए। जब स्ट्रेंथ पे काम होगा तो उसके बाद जो उसकी सेकंड उसकी जो वीकनेस है कि वो लिख नहीं सकते, फिर लिखना सिखाएं। इसी तरीके से हर बच्चे की अपनी एक अल्लाह ताला ने एक नेचर रखी होती है, उस नेचर के तहत अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे, नर्चर करेंगे तो बहुत एक हेल्दी एस्टीम और एक हेल्दी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ये वही इसका थोड़ा थोड़ा बार बार इसलिए दिया कि ये थोड़ी सी समझ आए मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कि अच्छा हमारी जो वो जीनियस लोग होते हैं, ये 5 से 9 चंक जो होते हैं ना, ये हम याद रख सकते हैं, जो कॉन्शियसली होता है। कॉन्शियसली इंसान को अगर कोई भी क्वेश्चन कोई किसी से कोई करता है या हम किसी से पूछते तो हमारी सरफेस पे सिर्फ जो बहुत जीनियस लोग होते हैं उनके 9 चंक होते हैं, जो आम लोग होते हैं 5 से 7 होते हैं। तो अगर किसी को उस टाइम भी खुलता है, ये जो मैंने बताया था कि क्रिटिकल बैरियर कब कब खुलता है, जब किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 से 7 सवालों के वो जवाब दे देंगे, उसके बाद अपना हैंडओवर सब कॉन्शियस को दे देंगे। जब वो सब कॉन्शियस को हैंडओवर दे दें तो जब हम भी किसी से सवाल करें तो उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई पॉजिटिव वर्ड बोलें, हम दूसरों को कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वाला और डेवलपमेंट वाला वर्ड बोलें। मोस्टली घरों में भी हर जगह पे ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती कि हमारा जो सब कॉन्शियस जो है वो खुल चुका है और उसमें जो चीज़ चलेगी उसका और अल्लाह का डायरेक्ट लिंक है, वो इम्प्लीमेंट होगा। और जिसको ये भी कहते हैं कि कबूलियत की घड़ी, वो यही होता है कि क्रिटिकल बैरियर क्रॉस हो चुका होता है और सब कॉन्शियस में बात चली जाती है। तो अगर टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप लोग हैं, तो ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम किसी से बात करें तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बात करें, जिसमें मौलाना रूमी ने कहा कि 3 गेट से निकालो, क्या खामोशी तोड़ने से बेहतर है बोलना, क्या ये इतना ही ज़रूरी है बोला जाए। तो इस तरह जब हम सोच समझ के बोलेंगे तो कभी भी हम किसी को इस तरह के नेगेटिव वर्ड उसके सबकॉन्शियस में भी नहीं भेज सकेंगे और वही बात करेंगे जो दूसरों के लिए भी कंस्ट्रक्टिव है और अपने लिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो मीनवाइल हम अपने से भी बात करते हैं, हमारा माइंड 2 तरह से कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वही बात हम खुद से भी, मेरा दिमाग भी सुनता है और मैं दूसरों से भी वही कर रही हूँ। तो इसीलिए हम जो भी बात करें पॉजिटिव करें, अच्छी बात करें, क्योंकि जो हम एनर्जी भेजेंगे वही एनर्जी वापस हमें मिलेगी। तो इसलिए जब भी बाज़ औक़ात ये होता है कि जब कभी बच्चे को डांटते हैं उस टाइम भी जो है क्रिटिकल माइंड जो है ना शट हो जाता है, उसके बाद उसको अगर हमने कोई बैड वर्ड यूज़ किए तो वो क्या होता है कि डीप रूटेड उसके पीछे वो बात चल रही होती है और अपेरेंटली क्या होगा, वो परफेक्शनिस्ट हो जाएगा, क्योंकि बचपन में उसे ये कहा गया कि आप जो हो बहुत लेज़ी हो, आपको एक काम का था आपने नहीं किया। अब उसके पीछे जो सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट हो रहा है उसको ये है कि मैं लेज़ी हूँ। अब वो हर काम जो है वो इस तरह से परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो परफेक्शनिस्ट बन जाएगा। ये थोड़ी सी एग्जांपल है कि हमने वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और वो अल्फाज किसी की ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने से भी जो अल्फाज यूज़ करें वो भी पॉजिटिव हों, जो दूसरों के लिए यूज़ करें वो भी पॉजिटिव हो। यही है कि रियलिटी क्या है, 5 सेंसेस से हमने परसीव किया, उसको अंडरस्टैंडिंग की, फिल्टर जो थे फिल्टर लगे, अब बाय जो मैप बना वो क्या चीज़ है, वो इक्वल नहीं होती, रियलिटी कुछ होती है और परसीव हर बंदा अलग करता है और मैप अलग बनता है। जैसे मैंने अभी आपसे एक शुरू में बताया कि देखें कि ये कितने वो, एक तो हमने जो लाइन वाली दिखाई कि वो उसने पकड़ा तो हमारी परसीव एक तरफ से हम देखेंगे तो वो हमें नेगेटिव नज़र आया, दूसरी तरफ से हमने देखा तो पॉजिटिव नज़र आया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें दिखती भी हैं तो उसमें रियलिटी कुछ होती है। इसमें एक कहते हैं एक जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है, एक मेरा सच है, एक आपका सच है और एक रियलिटी, एक हक सच क्या है। तो जब हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे कि रियलिटी क्या है और मेरी परसेप्शन क्या थी, दूसरे की क्या थी और हकीकत में क्या था, तब भी बहुत हमारे लिए आसानियाँ होंगी कि हम कभी भी ना तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में जाएंगे ना फिल्टर के असर में जाएंगे।
अब लैंग्वेज के गेट वही कि जो पहले मैंने बताया कि एक्सटर्नल इवेंट से जाके ये डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। डिलीट में ये होता है कि हम अपनी मर्जी की कुछ इंफॉर्मेशन जिस पे फोकस है वो लेके बाकियों को डिलीट कर देते हैं। डिस्टॉर्शन ये है कि एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिलेगी तो उसके ऊपर हमारा दिमाग पूरी स्टोरी क्रिएट कर देगा। जनरलाइजेशन ये है किसी एक वाक्य को लेके हम उसको सारी बाकी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर किसी का किसी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो वो उस एक इवेंट को कहेगा लोग अच्छे नहीं होते। वो एक पर्सन था जिसकी वजह से उनकी वो एक्सपीरियंस बना तो उसने फिर ये परसीव कर लिया कि लोग अच्छे नहीं होते। डिलीट में भी यही चीज़ें होती हैं कि जो मुझे चाहिए उसको मैंने लिया, बाकी इवेंट को वो वेस्ट कर दिया कि उसका मीनिंग खुद से निकाल। डिस्टॉर्शन में मैं मिसाल के तौर पे अगर रोड पे कोई बंदा दौड़ रहा है और हम में से कोई उसको देखे तो हर बंदा कुछ ना कुछ सोचेगा, कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट कर। कोई कहेगा इसको कोई प्रॉब्लम हो गया, इसका खून छिन गया, इसके घर कोई बीमारी हो गई है, इसके पीछे कोई लगा हुआ, कोई ना कोई। ये क्या है? ये हम खुद से स्टोरी बना रहे हैं क्योंकि एक सिर्फ हमें स्टिमुलस मिली है कि हमने देखा कि एक बंदा भागता हुआ जा रहा है। तो ऐसे लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हमने अगर फिल्टर के इफेक्ट को नहीं हटाएंगे तो हमारे लिए लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बनते हैं, क्योंकि रियलिटी के ऊपर हम काम नहीं करते, हम तो परसेप्शन पे करते हैं। तो परसेप्शन एक अलग है, रियलिटी अलग है। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं वो फिल्टर होके जाती है, तो वो हमारे अपने बायस होते हैं बिलीफ सिस्टम के। इसी तरीके से हम अगर खुद को चेंज करेंगे तो दुनिया को चेंज करना तो सबसे पहले खुद को चेंज करेंगे। और लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो हमारी इंटरनल थॉट्स और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करती है। हम जो भी बात करते हैं वो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वही हम बाहर देते हैं। जो लाइट मेरे पास है वही बाहर जाएगी। इसको कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की तो मैं कैसे कह सकती हूँ? जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही बोलूँगी। तो इंसान जो कुछ बोलता है वो अपने अंदर से ही बोल रहा होता है। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द फिल्टर जो हमने अभी पीछे पढ़े, डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, इनको हमने कैसे इनके इफेक्ट को ख़त्म करना है। इसको हमने देखना है कि दूसरों की इनसाइट क्या है, वो अपने बारे में और दुनिया के बारे में उनको क्या यकीन है, वो किस तरह से अपने आप को समझते हैं और लोगों को समझते हैं, और उनके ट्रू मीनिंग्स। किसी ने जो बात कही है तो उसके मीनिंग्स क्या हैं, क्या वो जो कहना चाह रहे थे वही थे या कोई वो कहना कुछ चाह रहे थे और उनके अल्फाज वो जो थे वो अलग थे। फिर हाँ, वो फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, देखें कि वो क्या रहा है और उसकी क्लैरिफिकेशन देखें और उसकी इंटेंशन देखें कि वो उसकी इंटेंशन क्या थी और क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम इस तरह से दोबारा से क्वेश्चन भी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल माइंड जो ये मैंने बताया कि वो रिफ्लेक्ट करता है थिंकिंग, वही पहले बता दिया था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है और ये क्या करता है, वही डिसीजन करता है और प्लानिंग करता है। और सब कॉन्शियस में सारी चीज़ें पड़ी, जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारे स्किल मेमोरीज हैं, सब चीज़ें वहीं पड़ी हैं। हम किस तरह से परसेप्चुअल 3 तरह से हम लर्न करते हैं और लोगों के सीखने का स्टाइल भी 3 तरह का ही होता है। उसमें से कुछ लोग कानों से बायस होते, सारा 5 सेंसेस यूज होती हैं, 2-3 को मिला के काइनेस्थेटिक्स कहते हैं, एक ऑडिटरी कानों से, एक आंखों से। होता यह है कि कुछ लोग ज़्यादा बायस होते, कुछ लोग कानों से ज़्यादा सुन के चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं। कुछ लोग होते हैं टच करके चीज़ों को ज़्यादा समझते और सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि देख के चीज़ों को ज़्यादा समझते और सीखते हैं। अब इनके जो लोग कानों से सीखते हैं वो अल्फाजों पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं और उसके बाद वो सुनते हैं ज़्यादा। आपने कितनी दफ़ा, मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों अल्फाजों पे बहुत ज़ोर होता है, कुछ लोग जो विजुअल होते हैं उनको लफ्ज़ों पे इतना फोकस नहीं होता। ये लोग कानों से ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, तो इनको कोई बंदा अगर कोई भी लफ्ज़ कह दे ये इग्नोर नहीं करते, इनको तकलीफ होती है क्योंकि ये लफ्ज़ जो वर्ड है ना वो इनका दिमाग प्रोसेस ज़्यादा करता है। तो वो जो विजुअल होते हैं वो इतने लैंग्वेज को इतना ज़्यादा वो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके साथ मजाक भी की जाए, कोई ऐसी बात भी की जाए तो वो माइंड नहीं करते।
क्योंकि उनका दिमाग जो है वो प्रोसेस आंखों से कर रहा है। लर्निंग स्टाइल में 4 हैं। एक तो विजुअल, कुछ लोग होते हैं वो उनको जब तक विजुअल चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी वो उनका दिमाग इतने अच्छे से परसीव नहीं करेगा, वो लर्न नहीं करेंगे। जो ऑडिटरी होते हैं वो लिसनिंग से चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं, और कुछ जो लिखने और पढ़ने से कुछ लोग होते हैं उनको ज़्यादा वो सीखते हैं। और कुछ काइनेस्थेटिक जो होते हैं कुछ चीज़ें करने से, कुछ लोग होते हैं जैसे किताब पे बुक पे हाथ फेरते हैं और वो याद उनको जो है ना वो लर्न करते हैं। ये जो 4th वन कैटेगरी है काइनेस्थेटिक की, इनका बहुत ज़्यादा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि विजुअल भी आ जाता है, ऑडिटरी भी आ जाता है, लिखने और पढ़ने का भी आ जाता है, लेकिन टच वाला सिलसिला बहुत कम है हमारे। अगर मॉन्टेसरी या छोटे लेवल पे कुछ ऐसे जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं कि जिनसे टच करके सीखें, बाकी जो है इसी वजह से बहुत सारे लोग स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं और नहीं पढ़ पाते। वो इसलिए कि उनके जो लर्निंग स्टाइल है वो जो डोमिनेंट जो ज़्यादा काम करता है वो काइनेस्थेटिक है। वो सेंस करते हैं, वो करीब भी जो लोगों के करीब भी खड़े होंगे और वो सीखते इस तरह से हैं कि वो किसी चीज़ को टच करके सेंस करते हैं। ये वही चीज़ है। ये आगे से परसेंटेज है, 30% जो पॉपुलेशन है वो ऑडिटरी है, 65% जो है विजुअल है और 5% काइनेस्थेटिक है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत कम है, लेकिन इनके साथ ये नहीं सीख पाते क्योंकि हमारे जो सिस्टम है एजुकेशन का उसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं। ये जो ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पे बॉडीली फंक्शन होता है, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिस तरह से ये उन चीज़ों में ये ज़्यादा निकल जाते हैं। फिर अब जो विजुअल लोग होते हैं वो क्या क्या जो जिनका प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेंट सिस्टम होता है कि वो देख के चीज़ों को लर्न करते हैं, तो वो क्या बनते हैं? वो अच्छा आर्टिस्ट बनते हैं, मुसव्वर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और मौजद बन सकते हैं, राइटर। थोड़े वक्त में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं, हमेशा वाज़िया तस्वीर बनाते हैं। अभी ब्रेन में मैंने कहा था कि वो पिक्चर बनती है। ये चीज़ों को देख कर मुतासर होते हैं, किसी अमल को देख कर ज़्यादा सीखते हैं, किसी मजमून को या बयान को तेज़ी से पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी अल्फाज के हिजे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान करने में दिक्कत महसूस होती है, आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करना पसंद करते हैं और आंखों में आंखें डालकर बातचीत करने को तरजीह देते हैं, बात करते हुए दूसरे शख्स के चेहरे के तासरात और जिस्मानी हरकत पर भी तवज्जो रखते हैं। अब देखें ये हर एक डिफरेंट है, तो हम इसी चक्कर में होते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। अल्लाह ताला के बाग के हम डिफरेंट फूल हैं, अल्लाह ने हर एक को अलग अलग से क्वालिटीज़ दी हैं और अलग अलग प्रेफरेंस दी हैं। तो जो ऑडिटरी प्रेफरेंस सिस्टम होता है उसमें क्या लोग बन सकते हैं, उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? अच्छा मुसन्निफ, मूसीगा, शायर, नात ख्वां, मुकर्रर और स्पीकर बन सकते हैं। दूसरे लोगों से हदायत सुनकर बहुत जल्दी काम करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कुछ लोगों को अगर ऑर्डर दें तो वो फ़ौरन ओबे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जब तक वो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होगी वो नहीं कर सकते। तो ये जो ऑडिटरी होते हैं ये बहुत ज़्यादा किसी की भी इंस्ट्रक्शन सुन के बहुत जल्दी काम करते हैं, सुनने वाली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, किसी भी मौजू पर बहस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चों में भी देखें, बड़ों में भी देखें कि वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिबेट करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करके उस पर बातचीत करके, तो उनको अच्छा लगता है। आमतौर पर सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, गुफ्तगू के दौरान इनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव वाज़ेह फ़र्क होता है। जब कोई दूसरा शख्स बोल रहा हो इसके अल्फाज और आवाज़ के अंदर ही वो मतलब वो फोकस करते हैं, वो सुनते रहते हैं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कानों से ही परसीव करना और कानों से ही वो प्रोसेस हो रहा है उनका दिमाग। गुफ्तगू के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करने से ग्रेज करते हैं। अब जो ऑडिटरी हैं देखा होगा ये आंखें दूसरों से बात करते हुए आंखें नहीं मिलाते, इसको तेज़ी से इनको जो विजुअल थे वो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, इनको तेज़ी से पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इसमें सुनकर चीज़ों को याद रखने की ज़्यादा सलाहियत होती है। अब जो काइनेस्थेटिक हैं किसी चीज़ को सीखते हुए जिस्मानी हरकत ज़्यादा करते हैं, जैसे पढ़ते हुए किताब पर उंगली फेरना। रवायती स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए बहुत दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि स्कूल में बसरी और समी निज़ाम पर मबनी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। मसलन टीचर का ब्लैक बोर्ड पर लिखना, किसी चीज़ की मल्टीमीडिया पर स्लाइड दिखाना, लेक्चर्स वगैरह देना।
एक्सेट्रा। किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हुए ज़्यादा सीखते हैं और समझते हैं, दूसरों की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, गुफ्तगू करते हुए आंखों में आंखें डालकर बातें करने से ग्रेज करते हैं, खूबसूरत के बजाय आरामदाह और जूता और कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये अपने आप को कंफर्ट रखना पसंद करते हैं, दलाइल के बजाय अपने एहसासात और जज्बात की बिना पर फैसले करते हैं। अब ये वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं काइनेस्थेटिक की क्या लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं और लर्निंग स्टाइल क्या हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई काइनेस्थेटिक कैसा होगा और कौन जो है विजुअल होगा और कौन सा जो है ऑडिटरी होगा? तो हम उनके लफ्ज़ों से हम पहचान सकते हैं कि कैसे कौन सा बंदा किस मॉडलिटी का है। तो ये अल्फाज देख लीजिए और आप मुझे बताइए कि किताब के उन्वानात बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ये इन तीनों में से विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक टाइप कीजिए, VA और K, इसमें से ये पहला कौन सा है? किताब के उन्वानात बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। एक्सीलेंट, ग्रेट, वंडरफुल, इसका मतलब है सुन रहे हैं, अपने लिए क्लैप करें, वेल डन, वेल डन, सब ने विजुअल लिखा, ज़बरदस्त, इसका मतलब है कि आप गौर से सुन रहे हैं, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर लिसनिंग केयरफुली। अब देखें किताब के उन्वानात का लहजा बहुत अच्छा है, ये V है, A है या K है? किताब के उन्वानात का लहजा बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, वेल डन, अनीता A, वेल डन, ग्रेट, वेल डन, एक्सीलेंट, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। किताब के उन्वानात को अच्छे अंदाज में छुआ गया है, टाइप करें A, V, किताब के उन्वानात को एक्सीलेंट, K, एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट, वेल डन, इसका मतलब है आपको समझ आ गई। अब अपनी मॉडलिटी भी देखेंगे कि क्या अच्छा, इनके आगे से और भी मज़े की बात है कि सुजेस्टेबिलिटी भी बतानी है मैंने, तो जो आपको पता चलेगा कि इनकी सुजेस्टेबिलिटी वो होती है कि इनके दिमाग में डायरेक्ट बात पहुंच सके, तो किसको कौन सी हम बात किस तरीके से कहेंगे तो उनके हमारी रैपो बिल्ड हो जाए कि वो हमारी बात को समझ सके और क्रिटिकल बैरियर क्रॉस और उसकी बात को सबकॉन्शियस में पहुंचा दें। तो वो आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह करे लेक्चर में टाइम हो मैं सारी एक्सप्लेन करूँ। मुसन्निफ ने हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की है। आप देखें ये अगेन टाइप करें, मुसन्निफ ने ये वन कौन सा है? एक्सीलेंट, मुसन्निफ ने नहीं, ये मुसन्निफ ने हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरत V है, A है या K है? खूबसूरत V है या A है? खूबसूरत देखने से है ना, ये विजुअल है, एक्सीलेंट, ये V है। मुसन्निफ ने हर एक चीज़ बहुत अच्छे अंदाज में बताई है, A है, V है, K है, बताई है, A है, एक्सीलेंट, ग्रेट, वेल डन, एक्सीलेंट, सबने टाइप किया है, गुड, ग्रेट। मुसन्निफ ने हर एक चीज़ ठोस अंदाज में बताई है, ठोस अंदाज में, KAV, एक्सीलेंट, समीहा, रहीला, K, एक्सीलेंट, ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। इसका मतलब है अब आपको पता चल चुका है कि किसी की कौन सी मॉडलिटी जो है ना प्रेफरल है, वो आप जान सकते हैं उसके बोलने के अंदाज से, उसके अल्फाज से कि वो कौन से यूज़ करे। ये कुछ और आगे अल्फाज हैं, विजुअल्स हमेशा बात करेगा देखने की, पिक्चर की, अपेयर की, आउटलुक की, इमेज की, फोकस की, ऑब्जर्व, नोटिस, उसके वर्ड ये होंगी। ऑडिटरी की हमेशा होगा साउंड, हेयर, मेंशन, वो कहेगा मेंशन करो, इंक्वायर करो, ट्यून, लिसन, वोकल, रिमार्क, से, रिपोर्ट। काइनेस्थेटिक, फील, ग्रेस्प, कुछ लोग कहते हैं वो फड़ के ले आना चीज़, तो पता चल जाएगा वो ये काइनेस्थेटिक है, वो फील की बात करेगा, मुझे बड़ा महसूस हुआ आपने ऐसा किया, बड़ा प्रेशर आजकल चीज़ों का मेरे ऊपर, तो ये पता चलेगा कि ये पर्सन काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी का। ग्रिप, फ्लो, बड़ा फ्लो आजकल काम का, लोगों का फ्लो बढ़ रहा है। वार्म, वो आज AC की जो है ना बड़ी वार्म हवा आ रही है, तो इमोशनल चीज़ों में एक्टिव, ये जो वर्ड्स हैं इनसे आपको पता चलेगा कि कौन मेरी या आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी मॉडलिटी डोमिनेट कौन सी है। जो मॉडलिटी डोमिनेट हम उसी तरीके से सुजेस्टेबिलिटी के साथ उनके साथ बात करेंगे, उनको कोई लर्न करवाने की चीज़ देंगे तो वो डायरेक्ट होगी। तो कितना ईजी हो जाए कि हमें अब ये पता चल जाए एक दूसरे को समझना, तो कितना आसान है हमारे लिए, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, तीनों क्राइटेरिया हमारे लिए बेहतरीन हो जाए। अब यही आगे फ्रेजेस हैं, ये भी मैं आपको भेज दूंगी क्योंकि इन चीज़ों पे बार बार ये भी वही फ्रेजेस हैं।
ऑडिटरी कैसे बोलेंगे, दूसरे विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, डिजिटल। अब किस तरह से हम इसका अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें चारों में से देखें कि अगर मैं कोई अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन करती हूँ तो किस बेस पे करती हूँ, गट लेवल फीलिंग्स पे करती हूँ या जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है उस पे करती हूँ, व्हाट लुक बेस्ट टू मी उस पे करती हूँ, प्रिसाइज रिव्यू द स्टडी ऑफ इश्यूज पे करती हूँ। तो ये सारे हम उसके आगे यहाँ पे नंबर ऐड करके तो हम देख सकते हैं कि विजुअल में कितने नंबर आए, ऑडिटरी में कितने आए, के में कितने आए, इसमें कितने आए। तो जिसमें ज़्यादा होंगे तो वो मेरी मोडेलिटी होगी प्रेफरेबल। जैसे ये देखें, अब किसी की 4 है तो ये विजुअल है। अब देखें विजुअल, आई सी व्हाट यू मीन, काइनेस्थेटिक, इट फील टू मी लाइक, ऑडिटरी, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग। हमारा सबकॉन्शियस प्रेफर करता है इमेजेस में वर्ड की निस्बत, वो इमेजेस बनाता है। हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है कि वो प्लेयर और फैमिलियर चीज़ों के साथ काम करता है, वरना जो हमने इसी वजह से जो हमारी आदत होती है तो वो फैमिलियर होती है, हैबिट बन चुकी है। तो सबकॉन्शियस के 20 प्रिंसिपल हैं कि वो कैसे काम करता है, वो चीज़ों को पर्सनली लेता है और हमेशा से जो उसकी पेट जो पहले से सीखी हुई चीज़ें उनके साथ काम करना उसे पसंद है। तो हमें कोई भी इंसान अगर खुद को चेंज करना है सबकॉन्शियसली तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, थॉट पैटर्न को चेंज करना है, तो ही उसकी जो ना सक्सेसफुल लाइफ गुजर सकती है। तो वो कोई मेंटोर, कोई थेरेपिस्ट ही कर सकता। अगर खुद भी हम अगर फोकस रहेंगे, हमारा डिटर्मिनेशन होगी तो हम खुद से भी कर सकते हैं। रेपो बिल्डिंग क्या है, जो मैंने पहले बताया कि बामी तल्लकदारी एक आला हथियार और इंतहाई मुस्तर वसीला है जिसके जरिए आप दूसरों के साथ सच्चे, गहरे, देरपा और अच्छे नताइज पैदा करने वाले ताल्लुकात बना और निभा सकते हैं। बामी ताल्लुकात से ही आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो ये रेपो तभी बिल्ड होगी कि जब हम उनकी मर्जी के मुताबिक और जिस तरह से वो सुनना और देखना चाहते हैं हम उसी तरह बात करेंगे तो हमारी रेपो बिल्ड होगी। रेपो बिल्ड क्या होती है, ये एक प्रोसेस है कि हम इसके अंदर भी टूल्स हैं कि आप जब भी किसी से बात करें तो पहले जो है जिस टोन, जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए वही अल्फाज यूज़ करें, बैक ट्रैकिंग इसको कहते हैं। फिर जिस टोन में दूसरा बंदा बात करता है उसी टोन में बात करे, जितनी वॉल्यूम में बात की उसी में बात करे तो रेपो बिल्ड हो जाती है। और रेपो बिल्ड थोड़े टाइम के बाद दोबारा करनी पड़ती है। मिरर और मैचिंग में करना कैसे होता है, हमारे वर्ड जो है हमारा दिमाग सिर्फ 7% प्रोसेस करता है। फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी 55% हमारा माइंड प्रोसेस करता है। टोनैलिटी हमारी 38% दिमाग प्रोसेस करता है। इस तरह जब अगर हम कोई अल्फाज कह भी रहे हैं लेकिन हमारी टोन उसके साथ मैच नहीं कर रही, उन अल्फाज के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही, तो जो किसी दूसरे का दिमाग है वो प्रोसेस जो चीज़ ज़्यादा कर रहा है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं बात चाहे मैं बेटा करके बुला रही हूँ, मैं बड़े अच्छे से, वर्ड तो मेरे अच्छे हैं लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज बड़ा गुस्सा है, रूड है, तो प्रोसेस दिमाग क्या करेगा, रूडनेस को करेगा। टोनैलिटी में अगर बड़ी हाश है कि इस तरह से बात कर रही हूँ लेकिन अल्फाज चाहे वो 7% है, वो मेरे अल्फाज अच्छे भी हों तो ज़्यादा चीज़ प्रोसेस क्या हुई, ये हुई। तो फिर हम कहते हैं कि मैंने तो बड़े अच्छे से वो बात की थी, अल्फाज का भी मेरा चुनाव अच्छा था, तो फिर भी अगले पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया। वो हमारा ये जो हमारी ये थी ना, हमारी अलाइनमेंट नहीं थी। तो जो वर्ड के साथ जो हम बोलते हैं उसके साथ टोनैलिटी भी हो, उसके साथ बॉडी लैंग्वेज भी हो, तो अलाइनमेंट एक होगी तो वो प्रोसेस भी होंगे और हमारा रिजल्ट भी वही मिलेगा जो हम कहना चाहते हैं। तो ये मिरर और मैचिंग हम कर सकते हैं कि हम किसी की पर्सनालिटी के साथ मैच करते हैं, कल्चर के साथ और सुजेस्टिबिलिटी, तो जाके हमारी जो है ना वो एक रेपो बिल्ड होती है। सुजेस्टिबिलिटी में ये तो हैंड राइटिंग का ये अलग से, ये लंबा, ये तो इतना नहीं, आप इससे भी हम देख सकते हैं अगर किसी से लिखवाएं तो ये इस तरह का जो लिखेंगे वो फिजिकल सुजेस्टिबिलिटी है, जो ऐसा लिखेंगे उनकी 60%, इमोशनल सुजेस्टिबिलिटी और सोमनलिज्म जो है वो इस तरह का जो एम लिखते हैं उनको हर तरह की सुजेस्टिबिलिटी में वो कंफर्टेबल है। अब फिजिकल सुजेस्टिबिलिटी क्या है कि आप अपनी बॉडी को भी ऊपर नहीं, मैंने क्या कहा था कि वो 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रोसेस हो रही है। तो अगर जिस पर्सन की सुजेस्टिबिलिटी
ये है कि वो बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोसेस कर रहा, तो हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को वैसे ही करना ताकि उसका माइंड यही प्रोसेस करे। इमोशनल सुजेस्टिबिलिटी ये है कि वो डायरेक्ट नहीं लेते, इमोशन जो फिजिकल है उनके साथ डायरेक्ट बात करें तो उनको बात समझ आती है और वो बात को प्रोसेस भी करते हैं। इमोशनल सुजेस्टिबिलिटी ये है कि वो उनको कोई ड्रामा ऐसा दिखा दें, किसी और की बात कर लें तो वो जो है ना उसको प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे लोगों ऐसे भी होता है कि हम लाइफ में कितना डिफिकल्ट रिलेशनशिप चल रहा होता है या जॉब में या किसी और कम्युनिटी में, वो यही होता है कि एक दूसरे की सुजेस्टिबिलिटी मैच नहीं कर रही होती, वो दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं किसी और सुजेस्ट मेरी पर्सनैलिटी कोई और है और जो और लोग जो सुनने वाले हैं उनकी कोई और है, तो मुझे फ्लेक्सिबल होना है। मैं अगर टीचर हूँ, मैं अगर मदर हूँ, मैं अगर किसी ग्रुप में हूँ, तो वहाँ पे जो मैंने कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे फ्लेक्सिबल होना है। मैंने ये देखना है कि यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी के हो सकता है मैं विजुअल हूँ, मैं फिजिकल सुजेस्टिबिलिटी वाली हूँ, तो मेरे साथ जो अगर 15 लोग हैं क्लास में या मेरे इंटरेक्शन में कोई 50 लोग हैं, उसमें से अगर 15 लोग हैं तो वो अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हुई तो वो जो सुजेस्टिवली दूसरों की उनको समझ नहीं आएगी। अच्छा, एक यहाँ पे तो ये हो गया कि 10 मिनट रह गए, तो अगर आपने इंटरेस्टेड है कुछ और काफ़ी अभी चीज़ें थी कि मैं जो एक्सप्लेन करती, तो आगे चले लिंक क्रिएट करके भेजूं या फिर इसी पे बाइंड अप करें, फिर नेक्स्ट कभी कर लें, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी 10 मिनट रह गए। मैं कह रहा हूँ कि सवालात ले लेते हैं हम लोग। जी ओके। अगर सवालात पूरे नहीं भी होते हैं तो हम दोबारा से लिंक लेकर सवालात कर लेते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये राहिला शीजा है, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ, अगर इनका सवाल है तो आप पूछिए। ओके ओके, पूछती हूँ जी, बोलिए। शायद इन्होंने डाउन कर दिया, किसी और ने पूछना है तो पूछ लीजिए क्योंकि ये तो स्लाइड। अच्छा, मेरा सवाल था थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें, ये सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को, मतलब ये थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर दें शॉर्ट में। कॉन्शियस, जैसे मैं अभी उस स्लाइड पे चली जाऊँ, सबकॉन्शियस जो है वो स्टोर हाउस उसको कहते हैं, और अनकॉन्शियस जो है वो डीप रूटेड है। थोड़ी देर के लिए कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो स्टोर हाउस में होती हैं, और जो सब कॉन्शियस है वो डीप रूटेड है। कॉन्शियस का वो है कि जो चीज़ें मैंने बताई थी कि उसमें सिर्फ हमारी डिसीजन है, एनालिटिकल्स हैं, वो बहुत थोड़ा शार्ट, आँखों की मेमोरी हमारी 5 सेकंड की है। 5 सेकंड के बाद हम जो कुछ भी देखते सुनते वो पीछे चली जाती है, वो पहले सब कॉन्शियस में रहेगी। रात को जब हम सोते हैं और जो फिल्टर लगते हैं, फिल्टर में वो सारी चीज़ें जो काम की नहीं होती, वो जैसे छाननी होती है उसमें से वो सारी डिलीट होती हैं, फाइलें रिस्टोर होती हैं और फिर सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। कानों की जो मेमोरी है वो हमारी 20 सेकंड की है। 20 सेकंड के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है, और सबकॉन्शियस जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हमारी मेमोरीज हैं, वैल्यू सिस्टम है, बिलीव्स हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, हमारी दूसरा जो हमारे जो कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें वो वाली सारी हैं, जिसमें हमारे इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो सारी सबकॉन्शियस में होती हैं। अच्छा, सबकॉन्शियसनेस मतलब वो ऑटो पायलट वाला काम जो खुद ब खुद हम कर रहे हैं। यस, वो ऑटो पायलट थी। तो इसीलिए हमने अपने आप को ट्रेंड ऐसा करना है कि वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इस पे अगर मैं यूँ कहूँ कि इसमें भी आगे डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि जिस तरह से अलग अलग, ये जिस तरह अम्ब्रेला नहीं होती, अम्ब्रेला या स्टारफिश कह दें, स्टारफिश का हेड तो एक है, उसके अलग अलग से कैबिन बने हुए हैं। हमारे दिमाग में भी ऐसी हर एक चीज़ की अलग अलग है। वो हमारी मेमोरी की अलग होगी, हमारी जो स्किलफुल जो हमारी जिस तरह से कोई हमारा वर्ड्स की मेमोरी वो अलग है, जो हमने कोई स्किल सीखी हुई है वो अलग है, वो सारी एक अलग अलग चैनल में होते हैं। होता ये कि अगर हमने अपने माइंडफुलनेस में नहीं रहते, हमने बहुत से रिग्रेट्स, बहुत सी चीज़ें, ट्रामाज और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो गुड में हुई होती हैं। तो जो हमने माइंडफुलनेस और जो हमारी कैथारसिस होता है कि हम सब चीज़ों को निकाल के तो एडजस्ट करके रखते हैं, तो फ़ौरन से वो जो चीज़ हमें काम की है वो मिलती है। तो ये सारी चीज़ें
जो एक इस तरह अलमारी की तरह होती है कि जैसे हमने कबर्ड में बहुत सारी चीज़ें जब भी आए तो हंगम तरीके से हमने रख दी, और जब कभी वापस लेना चाहा, मैंने रेड सूट निकाला तो ब्लैक निकल आया, क्योंकि वो सारा पॉप अप हो रही। इसी तरीके से हमारी सुप्रेस मेमोरीज होती हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस का एक काम है उसका, कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मेमोरी को भी सुप्रेस करता है ताकि उसके हमारे दिमाग को नुकसान ना हो। तो वो जो सुप्रेस है वो किसी और सूरत में, एग्रेशन में, किसी और चीज़ में निकल रही होती हैं, तो वो सारी इसलिए निकालते हैं। जब निकल आती हैं तो वो सारी एडजस्टमेंट हो जाती है, फिर मेंटली हम जो है ना वो हेल्दी और सक्सेसफुल रहते हैं। और 95% जो प्रॉब्लम जो हमारे माइंड में की वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, और बीमारियां हमारी जो 5 है जिसमें डायबिटिक, हार्ट अटैक, कैंसर, सीवीए, ये सारी चीज़ें, डायबिटिक 2 है, वो इसी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो स्ट्रेस वही है कि जो फाइट एंड फ्लाइट मोड लगता है। आप में से मेरे ख्याल से कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए मैं बड़ा बिल्कुल जो है ना बड़े आम से लेवल पे जाके ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ कि जिस आम बंदे जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है वो भी चीज़ों को समझ सके। जी और क्वेश्चन कोई है? और किसी का? नौशीबा का आप सवाल पूछ लें। जी, मुझे ये पूछना था कि रिपीटेशन जो है ये हेल्प करती है मेमोरी स्टोर करने में, और कितना हेल्प करती है? अगर हमारा कोई सर्टेन टारगेट और गोल अचीव करना है तो हम उसको मेमोराइज करना चाहेंगे, कितनी दफा रिपीट करें? रिपीट करने पे वो हेल्पफुल है अदरवाइज, या 1 या 2 दफा में बस वो सेव हो जाती है? ये बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसमें ये है, डिपेंड करता है, जो मैंने कहा था कि क्रिटिकल बैरियर क्रॉस हो जाए। वैसे रेपिटेशन के लिए 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, और 11 टाइम एवर, मतलब वो जब अगर 11 दफ़ा अपने रेपिटेशन हो गई तो एवर के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए स्टोर हो जाती है। और फिर 21 दिन का भी इसीलिए है कि अगर कोई हैबिट चेंज करनी है तो 21 दिन लगातार करें तो डेफिनेटली 21 दिन के अंदर चेंज हो जाती है। वैसे जो दो दिन का है ना, तीसरे दिन जो बंदा काम कर लेता ना वो कर सकता है, उसकी हैबिट चेंज होने लगती है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमारा दिमाग जो है ना वो बड़ा लेजी है, जो सबकॉन्शियस है ना वो ऐसे मसाइल ही पैदा कर देता है कि तीसरे दिन कोई काम करते ही नहीं है। जिस बंदे ने तीसरे से चौथे कर दिया वो हो जाता है। ठीक, जज़ाकल्लाह। जी और किसी का क्वेश्चन? अल्फाज देखें, ये एक रिसर्च है कि हमारे अल्फाज, इस पे सिर्फ लिखा, ये नथिंग लिखा और इस पे हेट लिखा, और देखें उसका रिजल्ट क्या आया। ये अल्फाज इतने हमारे इम्पेक्ट करते हैं कि ये देखें, ये एक्सपेरिमेंट पानी पे भी हुए, चावलों पे भी हुए। हमारे अल्फाज, हमारी एनर्जी, हम जो सोचते हैं बहुत इम्पेक्ट करती है। जी कोई क्वेश्चन है? फिर आगे काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन यह कि लेक्चर काफ़ी एक्सप्लेनेशन में ही, जो कम से कम जो चीज़ें आपको बताई हैं वो तो समझ आ गई आपको। सुजेस्टेबिलिटी का और मॉडलिटी का, फिल्टर का, इन चीज़ों का ही पता चल गया। वैसे आप अपने जो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी वो एक खुद से खुदा तक बुक है, एक वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, उसको पढ़ें। और दूसरा बायोलॉजी ऑफ बिलीव, ये ऐसी चीज़ें कि इन चीज़ों के से पढ़ने से अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा, अगर टाइम है, सवाल नहीं है, तो मैं फिर थोड़ा सा ये कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा टच कर लेते कि हम खुद को इमोशनल वेलबींग क्या है, ये कि हम किस तरह से, अगर ये 13 जो फ्रेजेस हैं अगर हम ये बोलेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हम दूसरों के साथ हमारी बातचीत सक्सेसफुल जाएगी। ये 13 फ्रेजेस हैं, इनको अगर हम ना भी समझे तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो दूसरे लोगों से बहुत बेहतरीन होते हैं कि वो ये अगर इस तरह के जुमले बोलेंगे तो बहुत अच्छा गुजरेगा। जिन लोगों में खुद आगाही की कमी होती है वो सिर्फ अपने ख्यालात और राय की परवाह करते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग इस बात पर दिलचस्पी रखते हैं कि दूसरे कैसे महसूस करते हैं और इन्हें क्या कहना है। तो नंबर 1 पे है, कुड यू टेल मी अबाउट, क्या मुझे इसके बारे में मज़ीद बता सकते हैं? अगर हम किसी कम्युनिकेशन में कोई बात हो रही है तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है वो अल्फाज अगर ये यूज़ करेगा, क्या मुझे आप इसके बारे में मज़ीद बता सकते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इस तरीके से बातचीत करें जो लोगों को अपने एहसासात और जज्बात के बारे में बात करने की तरगीब दे और अपने जवाबात को सीखने के मौके पर इस्तेमाल करें। किसी को ये बताकर कि आप इन्हें समझते हैं, आप टीम बनाने के लिए बेहतरीन कोऑपरेटिव माहौल कायम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है, आई हेयर यू, मैं आपको सुन रहा हूं। इस तरह के जुमले जैसे
मैं देख रहा हूं कि आपका क्या मतलब है और मुझे वही मिलता है जिस पर आप गाड़ी चला रहे हैं। इस बात का इशारा है कि आप वाकई सुन रहे हैं और मवासलात की लाइनें खोलते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। और नंबर 3 पे है कि मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। तो अगर इस तरह का वर्ड हम यूज़ करें तो ये जुमला जज्बाती ज़ानत के एक और अहम पहलू को उजागर करता है। मुश्किल लोगों और हालात से निपटने के दौरान सफारती तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है। अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो इसका इज़हार हिकमत से गैर तसादम के अंदाज में करें। मकसद ये है कि बामी मुतफ़क़ा हल पर पहुंचना आसान हो। नंबर 4 पे, हाउ डू यू फील अबाउट दैट, आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। लोगों को पहचानने और इज्जत का एहसास दिलाने के लिए तवज्जो दें। जैसे ही आप सुनते हैं आप अपने आप को इनके जूतों में, मतलब ये एम्पैथी है, बामानी अंदाज में डालने की कोशिश करें। नंबर 5 पे है, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रॉन्ग, कुड यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, मुझे यकीन नहीं है कि क्या गलत है, क्या आप मसले की वजाहत कर सकते हैं। इस जुमले के साथ आप जानते हैं कि किसी को कोई मसला दरपेश है और मनफी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय आप इन्हें अपने ख्यालात शेयर करने की दावत देते हैं। इसी तरह के मुतबादल, क्या आप मेरे लिए इसकी वजाहत कर सकते हैं या मैं आपसे जो सुन रहा हूँ तो क्या ये सही है। नंबर 6 पे, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। जब आप